एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहा करती थी, सिया और चंदा। सिया सुंदर होने के साथ स्वभाव से जिद्दी और घमंडी थी। चंदा रंग में थोड़ी सिया से कम थी, लेकिन वह स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती। गांव के लोगों उसे बहुत पसंद किया करते थे। आज दोनों देवरानी जेठानी बाहर घूमने गई। जब वह घर आई तो उनकी सास दया बोली, आ गई तुम दोनों, मेरी लाडली बहुएं घूमकर। माँ जी आ गई और हमने आज रास्ते में चाट भी खाई। अच्छा किया बेटा। चंदा, तुम भी तो कुछ कहो। हाँ माँ जी, मैंने भी चाट खाई। जब मैं चाट खा रही थी तो मुझे आपकी याद आई, इसलिए मैं एक प्लेट आपके लिए भी पैक करा लाई। बेटा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, मेरी प्यारी बहू। माँ जी ख्याल कुछ नहीं, इसका पेट भर गया होगा, इसलिए वह आपके लिए रख कर ले आई। अब इसमें इतनी भी तारीफ करने वाली कोई बात नहीं है। सिया ऐसा कहकर गुस्से में अंदर चली जाती है। तब दया चंदा से कहती है, बेटी, अपनी जेठानी की बात का बुरा मत मानना। तुझे तो पता है वह कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। बिल्कुल तीखी मिर्ची है, तीखी। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। अभी वहां पर सीमा मौसी आ गई और बोली, दया बहन, कल मेरे घर पर पूजा है तो अपनी दोनों बहुओं के साथ जरूर आना। हाँ हाँ बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी दोनों बहुओं को लेकर जरूर आऊंगी। अगले दिन दया तैयार होकर अपनी दोनों बहुओं को लेकर वहां पहुंच गई, जहां गांव की कुछ औरतें भी इकट्ठा थीं। गांव की औरतें दोनों देवरानी जेठानी को देखकर आपस में बातें करने लगीं। अरे बहन, इन दोनों बहुओं में कितना अंतर है। सिया जहाँ इतनी सुंदर है, कितनी गोरी है, किसी हीरोइन की तरह, वही चंदा एकदम अजीब दिखती है। हाँ बहन, तुम सच कहती हो। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दया ने अपने बेटों में फर्क किया, जो इतने अंतर वाली बहू लेकर आई है। न जाने क्या मामला है। उन दोनों की बातें सिया और चंदा दोनों सुन लेती हैं। सिया बहुत खुश होती है और अपनी सास दया से कहती है, माँ जी सुना, आपने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। एक बात तो सच है माँ, चंदा कहीं से भी मेरी देवरानी नहीं लगती। कहाँ मैं इतनी सुंदर और कहाँ चंदा, बस ऐसी ही आम सी दिखने वाली बहू। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, वह तुम्हारी छोटी देवरानी है, तुम्हारी छोटी बहन जैसी। और सुंदरता केवल रूप से नहीं होती, बल्कि गुणों से भी होती है। ओह नो, अब आप फिर से अपना लेक्चर शुरू मत करना। मैं तो जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। सिया वहां से चली जाती है। तभी दया चंदा से कहती है, चंदा बेटा, तू लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। लोगों की ऐसी बातें करने की आदत होती है, जब तक वह तीखी बातें ना कर ले उन्हें खाना हजम ही नहीं होता है। कोई बात नहीं माँ, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। सिया दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी है, अगर उनकी तारीफ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। चलो हम भी कुछ खा लेते हैं। फिर वह लोग भी खाना खाते हैं। वो खाना खा ही रहे थे, तभी सीमा मौसी वहां आ जाती है। अरे दया, पूरी बनाने वाली की अचानक तबीयत खराब हो गई है और सभी मेहमान खाना खा रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? क्या किचन में जाकर थोड़ी पूरी बनवा दोगी? हाँ हाँ सीमा बहन, जरूर। और मेरे साथ मेरी बहुओं भी मेरी मदद करेगी। करोगी ना बेटा? माँ जी मैं पूरी बनाऊंगी। आपको पता है मुझे किचन में कितनी गर्मी लगती है। मैं नहीं बना सकती और कहीं मैं पूरी बनाते बनाते काली ना हो जाऊं। और रही बात चंदा की, तो आप इसे ले जाओ। ये तो वैसे भी ऐसी ही है। दूसरों की मदद करने वाली आप और चंदा मिलकर पूरी तल लेना। और फिर चंदा और दया दोनों मिलकर सीमा के किचन में जाकर पुरिया बनाते हैं। चंदा इसी तरह सभी की मदद किया करती थी। एक बार की बात है, गांव में मेला लगा हुआ था। सिया अपने पति सुनील के पास गई और बोली, चलो ना जी, गांव में मेला लगा हुआ है, मुझे मेला घूमना है। मुझे ऑफिस भी जाना है और मैं छुट्टी नहीं ले सकता। मुझे बहुत काम है। एक काम करो,
तुम चंदा के साथ चली जाओ। ठीक है, मैं चंदा के साथ ही चली जाती हूँ। और हाँ, शाम को जल्दी घर आ जाना। भले घरों की बहुएं ऐसे रात को घूमती हुई शोभा नहीं देती। ठीक है, मैं टाइम से घर आ जाऊंगी। सिया और चंदा दोनों मेला देखने के लिए निकल पड़ती हैं। मेले में दोनों ने अपने लिए कुछ चीज खरीदी और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। घर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वह दोनों इस जंगल से गुजर रही थी। तभी कहीं से करहाने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर चंदा कहती है, दीदी, ये आवाज सुन रही हो? लगा है कोई तकलीफ में है, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। अरे, किसी को हमारी मदद की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुझे तो सिर्फ मदद करने का भूत सवार रहता है। आप कुछ भी कहो दीदी, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर चंदा ने पलट कर देखा। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा जमीन पर गिरी हुई थी। चंदा ने दौड़कर उस अम्मा को उठाया और बोली, अम्मा, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पर पास में रहती हूँ। अपने घर के लिए पानी लेने आई थी, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। अम्मा, मैं आपके घर तक पानी पहुंचा देती हूँ। ऐसी हालत में आपसे चला नहीं जाएगा। आपको मेरी मदद की जरूरत है। ऐसा कहकर चंदा ने वहां पर पड़ा हुआ मटका उठाया, पानी भरा और अम्मा से बोली, चलिए, मैं आपके घर तक ही पानी पहुंचा दूंगी। चंदा ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा के घर की तरफ निकल पड़ी। सिया वहीं खड़ी रही। चंदा और बूढ़ी अम्मा जल्द ही बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच गई। चंदा ने पानी का मटका वहां पर रख दिया और बोली, बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ अकेले रहती हैं? हाँ बेटी, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति एक तपस्वी थे। मैं उनके साथ यही रहती थी। उनका देहांत बहुत पहले हो गया था। मेरी एक बेटी थी। 2 साल पहले उसकी भी मृत्यु हो गई थी और अब मैं अकेली ही रहती हूँ। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, लेकिन अपने पति की दी हुई यह माला तुम्हें देती हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। नहीं अम्मा, ये आपकी माला है, आपकी अमानत है। मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? अरे बेटी, मेरा इस दुनिया में अब है ही कौन। यह माला तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे खुशी होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि यह मैंने अपनी बेटी को दी है। चंदा वह माला अपने पास ले लेती है। तभी बूढ़ी अम्मा उससे कहती है, यह कोई मामूली माला नहीं है बेटी। यह मेरे पति की दी हुई निशानी है। यह माला जादुई है। जब भी तुम जीवन में किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो यह माला तुम्हारी खुद मदद करेगी। चंदा ने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया और वहां से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। सिया और चंदा ठीक समय पर घर आ गई। चंदा ने अपनी सास को उस माला के बारे में सब बता दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। चंदा के ससुर कहीं पर गए हुए थे। घर आते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यह बात जब सबको पता चलती है तो सब अस्पताल चले जाते हैं। चंदा को बूढ़ी अम्मा की दी हुई माला के बारे में याद आता है। वह तभी अपने ससुर के पास जाकर बोलती है, अगर माला तुम सच में जादुई हो तो तुम मेरे ससुर जी को ठीक कर दो। वह हमारे जीवन का सहारा है। मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ हो। चंदा के सामने रोशनी निकलती है जो उसके ससुर पर पड़ती है और वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। चंदा के ससुर पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हो गया? मैं ठीक कैसे हो गया? चंदा ने यह बातें अपने ससुर को बताई और सब घर आ गए। सिया इस बात से बहुत जल रही थी कि चंदा के पास जो माला है वह सच में जादुई है। वह अपने मन ही मन में सोचने लगी, वह जादुई माला तो मेरे पास होनी चाहिए थी। अगर वह मेरे पास होती तो मैं अपनी कितनी सारी ख्वाहिश पूरी कर लेती और इस गांव की ही नहीं, दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन सकती थी। मैं उस माला को उस बदसूरत चंदा से कैसे भी हासिल करके रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रूपा सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती है। जल्दी जल्दी सबको खाना परोसती है।
सभी लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। तभी रूपा की ननंद प्रिया कहती है, भाभी, आप सचमुच कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। सिया सुन रही थी और वह अपने मन ही मन में कहती है, सही कहा प्रिया तुमने। चंदा के हाथ में जादू है, वह जादुई माला, वरना उसके बिना तो चंदा कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती। चंदा में सभी का बहुत ख्याल रखती थी। वह कभी अपनी सास से काम की बातें करती तो कभी काम में ननद की मदद करवाती। ससुराल में चंदा को सभी लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन सिया सुंदर थी, इसलिए उसकी भी तारीफ किया करते थे। सिया को इस बात पर बहुत घमंड था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक बार की बात है, गांव में अचानक पानी की समस्या आ गई। सूखा पड़ चुका था। दूर दूर तक गांव में किसी घर में पानी नहीं मिल रहा था। सभी गांव वाले अपनी दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए पानी की तलाश में बहुत परेशान थे। तभी चंदा अपनी सास से बोली, माँ जी, अगर आप कहे तो मैं गांव में पानी की समस्या ठीक कर सकती हूँ। तुम पानी की समस्या दूर कर सकती हो, तो वह कैसे? जी, आपको याद हो, मेरे पास जादुई माला जो है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम कल ही सभी गांव वालों को बुलाकर तुम्हारी जादुई माला से उनको पानी दे देना। अगले दिन दया ने सभी गांव वालों को बुलाया। चंदा ने एक बाल्टी में पानी भर कर रखा और उसके बाद चंदा ने जादुई माला से कहा, जादुई माला, तुम इस बाल्टी को कभी भी पानी से खाली मत होने देना। फिर क्या था, सभी लोगों ने उस बाल्टी से पानी निकाला और वह बाल्टी भरी रही। उसके बाद सब चंदा की बहुत तारीफ करने लगे। सब लोग इस आश्चर्यचकित मंजर को देखकर बहुत हैरान थे और एक औरत ने कहा, दया, तुम्हारी बहू चंदा ने तो सारे गांव वालों की समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया। ऐसी गुण वाली बहू हर किसी को मिलती, ऐसा दिल भगवान सबको नहीं देता। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें चंदा जैसी बहू मिली है। और फिर सभी चंदा की तारीफ करने लगे। यह देखकर सिया को और भी ज्यादा जलन होने लगी और उसने मन ही मन में सोच लिया, चंदा को ऐसी तारीफ जादुई माला की वजह से मिल रही है, वरना चंदा मेरे आगे है ही क्या। अगर मैं चंदा को मार डालूं तो यह सब मेरी ही तारीफ करेंगे और वह जादुई माला मेरी हो जाएगी, पर उसे मैं जो चाहूं करवा सकूंगी। और फिर सिया ने ऐसा ही किया। चंदा को किसी बहाने से नदी के किनारे ले गई और चंदा से बोली, चंदा, तू मेरी छोटी बहन है और मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तू मुझे यह अपनी माला नहीं दे सकती क्या? क्यों नहीं दीदी, आज से यह माला आपकी हो गई। याद रखना, इसका कभी भी कोई गलत इस्तेमाल मत करना। माला लेते ही सिया ने चंदा को नदी में धक्का दे दिया। चंदा चिल्लाती रहती है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे नदी से बाहर निकालो। लेकिन सिया वहां से चली जाती है। घर आकर सिया सभी को बताती है, देवर जी, माँ जी, मैं क्या बताऊं, चंदा नदी में कूदकर मर गई। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वह अपने आप से बहुत परेशान थी। कहती थी कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं, मुझसे उसकी तुलना करते हैं, इसलिए वह नदी में कूद गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदा को अपने रंग रूप से कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे तो वह वैसी ही पसंद थी। जरूर तुमने ही उसे धक्का दिया होगा। यह तुम क्या कह रहे हो? आलोक, सिया भला अपनी देवरानी को धक्का क्यों देगी? यह सब मैं नहीं जानता भैया, लेकिन मैं अपनी चंदा को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। ऐसा कहकर आलोक वहां से चला जाता है। चंदा डूबती हुई तैरती हुई दूसरे गांव में चली जाती है। वहां पर कुछ मछुआरे जो मछली पकड़ रहे थे, उनके जाल में चंदा फंस जाती है। मछुआरे उसे अपने घर ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, लेकिन चंदा होश में वे नहीं आती। तभी एक मछुआरा कहता है, अरे ये तो होश में ही नहीं आ रही है। ऐसा करते हैं कि पड़ोस में एक बुढ़िया अम्मा रहती है, उन्हें बुलाते हैं, शायद उनके पास कोई दवाई हो। एक मछुआरा पड़ोस में जाकर अम्मा को ले आता है। ये वही अम्मा है जिसने चंदा को जादुई माला दी थी। अम्मा चंदा को देखकर चौंक जाती है। बूढ़ी अम्मा आंख बंद करती है तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है।
अम्मा चंदा के सिर पर हाथ रखती है और कोई मंत्र पढ़ती है, जिसे चंदा बिल्कुल ठीक हो जाती है और उठकर बैठ जाती है और चंदा अम्मा को देखकर चौंक जाती है। फिर बूढ़ी अम्मा चंदा से कहती है, चंदा तुम यहाँ कैसे आई? चंदा अम्मा को सारी घटना बता देती है। इस पर बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा, सिया ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम कुछ दिन मेरे साथ चलकर रहो, वह तुम्हें ढूंढते हुए वहां जरूर आएगी। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा चंदा को लेकर अपने घर आ जाती है और उसे अपने बगीचे में एक झाड़ की तरह इशारा करते हुए कहती है, चंदा, तू यह फूल देख रही है, इस फूल को खा लेना। यह कोई मामूली फूल नहीं है, बल्कि एक तरह का जादुई फूल है। तुम इस फूलों की पत्तियों को रोज तोड़कर खाया करो। इससे क्या होगा अम्मा? जैसे जैसे तुम इसे खाती जाओगे, तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और सिया बदसूरत हो जाएगी। अब चंदा ने रोज ऐसा ही किया। वह हर दिन फूल की कुछ पंखुड़ियों को तोड़कर खाती। वह एकदम से चमक गई थी और सिया धीरे धीरे बदसूरत होने लगी। सिया अपने आप को बदसूरत होते देखकर बहुत दुखी हो गई। एक दिन वह जादुई माला से बोले, जादुई माला, मुझे सुंदर बना दो। ऐसा कहते ही जादुई माला से आवाज आती है, तुम जैसी मतलबी लड़की के पास आने से मेरा जादू खत्म हो गया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यह सब सुनकर सिया को गुस्सा आ जाता है और वह उस माला को बाहर फेंक देती है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, चंदा उसे फूल को खाकर बहुत ज्यादा सुंदर होती जा रही थी और सिया अपने कर्मों के प्रभाव से बहुत बदसूरत होती जा रही थी। अब वह हर दिन अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती, उन्हें बुरा भला कहती और घर का कोई काम नहीं करती थी। एक दिन सिया के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। सिया की ननंद प्रिया ने सिया से कहा, भाभी, मेरी सहेलियां आई हुई हैं, उनके लिए चाय बना दो। मैं क्यों बना दूं? और हाँ, जब इतना ही चाय पिलाने का शौक है, तुम्हारी सहेलियां हैं, खुद बना ले। ऐसा कहकर सिया अंदर चली गई। तभी प्रिया की एक सहेली बोली, तुम्हारी भाभी के अंदर कोई गुण नहीं है, ना सुंदर, ना सुशील, ना उसका व्यवहार अच्छा है। सिया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह अपने कमरे में आई तो उसका पति सुनील कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुनील सोचने लगा, मैंने सिया की खूबसूरती देखकर उससे शादी की थी, लेकिन अब सिया तो बदसूरत हो गई है। किसी तरह मुझे इससे पीछा छुड़वाना पड़ेगा। और यह सोचकर सुनील सिया को उसी नदी के किनारे ले गया जिस नदी के किनारे सिया ने चंदा को धक्का दिया था। वहां जाकर सुनील सिया से बोला, मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुमसे शादी की थी, वरना गुण नाम की तो कोई चीज तुझमें है ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर खूबसूरती नाम की कोई चीज रही ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। सिया बोलते ही रही, लेकिन सुनील ने उसको धक्का मार दिया और वह जाकर नदी में गिर गई और वह बहती हुई दूसरे गांव में चली गई और उन्हीं मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने उसे जाल से निकाला और अपने घर ले गए और उसका इलाज करने लगे। जब सिया को होश नहीं आया तो उन्होंने पड़ोस की बूढ़ी अम्मा को फिर से बुलाया। बूढ़ी अम्मा ने सिया को देखते ही पहचान लिया। उसके बाद अम्मा ने सिया के माथे पर हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ा और सिया ठीक हो गई। सिया बूढ़ी अम्मा को देखकर चौंक गई। तब बूढ़ी अम्मा बोली, तुम यहाँ कैसे आ गई सिया? यह सुनकर सिया रो पड़ी और बूढ़ी अम्मा को सारी बातें बताई। अम्मा बोली, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसा बोया वैसा ही तो काटोगी, तो फिर दुख कैसे दिखा रही है? अपनी देवरानी के साथ जो किया वह पलटकर तुम्हारे साथ हुआ। यह तो होना ही था। सिया को अपने दुख का एहसास था। वह बूढ़ी अम्मा से बोली,
आप सही कह रही हैं अम्मा। आज मुझे एहसास हो गया कि मैंने हमेशा अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत किया और वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। अगर मेरी बहन जैसी देवरानी मुझे कहीं मिलती तो मैं उससे माफी मांगती, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वह भी नहीं लिखा। मैं पूरी दुनिया में अकेली हो चुकी हूँ, मेरा कोई नहीं है। यह सब बातें बाहर खड़ी चंदा सुन रही थी। वह अंदर आई और बोली, नहीं दीदी, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं हमेशा आपके साथ थी और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। सिया भी आगे जाकर चंदा से माफी मांगने लगी और चंदा ने सिया अपनी जेठानी को माफ कर दिया और अम्मा से बोली, अम्मा, आपके मुझ पर बहुत एहसान है, लेकिन एक एहसान और कर दीजिए। मेरी दीदी का रंग रूप उसे लौटा दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कुछ मंत्र बोले और सिया अपने असली रंग रूप में आ गई। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल लौट आई। सभी लोग उन दोनों बहनों को देखकर बहुत खुश हुए। सुनील ने भी सिया से अपने किए की माफी मांगी और सभी लोग साथ में मिलकर रहने लगे।